गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक टॉपिक से के बाजार नियम का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबी से का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या होती नहीं है। कई बार हमारे यहाँ सुनने में आता है कि ओवर प्रोडक्शन हो गया था, उस वजह से वस्तु की कीमत गिर गई या ऐसा कुछ, या वस्तु बिक नहीं पा रही है। जबकि जेबी से का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन नहीं होता है। उनका यह मानना था कि किसी भी वस्तु की पूर्ति खुद ही अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। आपको केवल उत्पादन पर कंसंट्रेट करना है, उसकी डिमांड स्वतः ही पैदा हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। तो वो क्लियर कहा करते थे कि किसी भी वस्तु की पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन की कोई समस्या नहीं होती है। तो हम किस समझते हैं कि जेबी से का नियम क्या है। तो वो ये मान रहे थे कि अगर कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा तो उत्पादन होने के साथ ही उतनी ही उसकी मांग उत्पन्न हो जाएगी, और मांग उत्पन्न हो जाएगी तो वह वस्तु स्वतः ही बिक जाएगी। मान लीजिए 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करती है। अब देखिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा तो कच्चे माल का यूज किया जाएगा, श्रम का यूज किया जाएगा, उसमें पूंजी का यूज किया जाएगा, प्रबंधक का यूज किया जाएगा। तो जो भी उत्पादन होगा तो उत्पादन के उसमें 5 साधन काम आएंगे: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो जब उत्पादन होगा तो उतना, जितने भी रुपए का उत्पादन होगा उतने के उतने ही रुपए की क्या होगी, आय का सृजन होगा। कैसे? देखिए, 1,00,000 रुपए की वस्तु का उत्पादन किया गया। मान लीजिए उस उत्पादन में 30,000 रुपए दिए कच्चे माल के, तो ये कच्चे माल वाले की आय हो गई। 10,000 रुपए श्रमिक को दिए गए तो ये श्रमिक की आय हो गई। 5,000 रुपए बिजली जली तो बिजली वाले की आय हो गई। 5,000 रुपए की पैकिंग हुई तो पैकिंग वाले की इनकम बन गई। 20,000 रुपए का उसमें लाभ रखा गया तो साहसी की आय हो गई। इसी प्रकार से 5,000 रुपए मान लीजिए ब्याज दिया गया तो पूंजीपति क्या हो गई। 5,000 रुपए मान लो किराया दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भी वस्तु का उत्पादन होगा, अगर 1,00,000 रुपए की वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो 1,00,000 रुपए की ही नई आय का सृजन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं: लाभ, लगान, किराया, रॉयल्टी, मजदूरी, ब्याज आदि के रूप में 1,00,000 रुपए की नवीन आय। क्या हो रहा है? 1,00,000 रुपए का अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया तो 1,00,000 रुपए की नई मांग हो गई। ये हमने 1,00,000 रुपए की वस्तु का उत्पादन किया तो हो सकता है हमने 30,000 रुपए कच्चे माल वाले को दिया तो कच्चे माल वाले क्या आए। हमने 10,000 रुपए श्रमिकों को दिए उत्पादन में तो श्रमिकों की आय बन गई। हमने 20,000 रुपए लाभ के रूप में रख लिए तो साहसी की आय हो गई। 5,000 रुपए हमने पैकिंग के लिए खर्च किए, पैकिंग वाले की आय हो गई। अगर हमने 5,000 रुपए यातायात पर खर्च किए तो ये यातायात वाले की आय हो गई। इसी प्रकार से तो 1,00,000 रुपए के उत्पादन के साथ 1,00,000 रुपए ही बटेंगे, चाहे कच्चे माल वाले को दिए जाए, चाहे बिजली वाले को दिए जाए, चाहे यातायात वाले को दिए जाए, चाहे मजदूर को दिए जाए, चाहे प्रबंधक को वेतन के रूप में दिए जाए, या साहसी लाभ के रूप में अपने साथ ले जाए, चाहे पैकिंग वाले को दिए जाए। तो जैसे ही 1,00,000 रुपए की वस्तु का उत्पादन होगा, 1,00,000 रुपए की आय का नवीन सृजन होगा। अब देखिए, 1,00,000 रुपए की वस्तु बाजार में गई तो बाजार में आई 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त पूर्ति। बाजार में 1,00,000 रुपए की ज्यादा वस्तु का उत्पादन हुआ तो बाजार में पूर्ति कितनी बढ़ी? 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त पूर्ति हुई। और यहां लाभ, लगान, किराया, रॉयल्टी, मजदूरी, लाभ, इसके रूप में आय प्राप्त हुई। तो इस आय को ये लोग बाजार में जाकर खर्च करेंगे तो आएगा 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त मांग। तो जब 1,00,000 रुपए
की इनकम प्राप्त हुई तो 1 लाख रुपए की नई मांग बाजार में आई और 1 लाख रुपए की वस्तु की पूर्ति मार्केट में नहीं आई, तो हमेशा मांग और पूर्ति का अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, संतुलन रहता है। उनका ये मानना था कि आप 1 लाख रुपए की नई वस्तु बना रहे हो तो 1 लाख रुपए की नई आय होगी, नई आय 1 लाख रुपए होने की वजह से 1 लाख रुपए की नई मांग आएगी और 1 लाख रुपए का आपने अतिरिक्त उत्पादन किया तो 1 लाख रुपए की आपने अतिरिक्त पूर्ति करी, तो 1 लाख रुपए की वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति बाजार में आई है और 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग आई है। तो हर समय बाजार में मांग और पूर्ति में संतुलन रहता है। अगर आपने यहाँ 5 लाख की वस्तु उत्पादन की नई तो 5 लाख रुपए ही आपने लाभ, लगान, किराया, रॉयल्टी आदि के रूप में बांटने, तो 5 लाख रुपए की वस्तु 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आई हुई तो 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मार्केट में मांग आई और 5 लाख की अतिरिक्त उत्पादन करने से बाजार में वस्तु की पूर्ति भी 5 लाख रुपए की हुई। इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। यही कारण है कि जेबी शे का मानना था कि अर्थव्यवस्था किसी भी वस्तु की पूर्ति स्वयं उसकी मांग उत्पन्न कर लेती है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। अभी ये सोचने की बात है कि जितनी भी आय प्राप्त हुई वो आय पूरी की पूरी मांग में कन्वर्ट नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति बचत कर लेता है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का नई वस्तु का उत्पादन हुआ और 5 लाख रुपए आय के रूप में बांटे गए और उन 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए की ही मांग मार्केट में आई, 1 लाख रुपया बचत के रूप में बचाकर बैंक में जमा करा दिया गया, तो वह जो बचत है वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बैंक से उधार लेकर मार्केट में वापस लेकर आ जाए। वो जो 1 लाख रुपए की बचत है वो कोई और व्यक्ति बैंक से उधार लेकर मार्केट में लेकर आ जाएगा। तो जितनी हमेशा अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जितनी वस्तु की पूर्ति होती है उतनी ही वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या पैदा नहीं होती है। तो ये जेबी शे का मानना था कि ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल इन इकोनॉमी बिकॉज डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी किसी भी वस्तु की पूर्ति खुद ही अपनी मांग उत्पन्न करती है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जेबी शे के द्वारा जो नियम दिया गया था उसकी कुछ मान्यताएं भी हम डिस्कस करते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने माना कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थात बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इस कारण से कोई भी वस्तु मार्केट में आती है तो बहुत सारे क्रेता होने के कारण वह वस्तु बिक जाती है। दूसरी ये मान्यता थी कि जो व्यक्तियों की मांग है वो लोचदार होती है, अर्थात मांग आवश्यकता अनुसार बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमतें भी लोचदार होती है। अगर किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा होगी तो उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और सारी की सारी वस्तु बिक जाएगी। जिस प्रकार से कोई वस्तु मार्केट, कभी देखिए कोई वस्तु का सीजन होता है, एप्पल का मार्केट में सीजन है और ज्यादा एप्पल आ जाती है तो एप्पल की रेट कम हो जाती है। रेट कम होने से उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो व्यक्ति पहले एप्पल 100 रुपए किलो में नहीं खरीदता था वो भी अगर एप्पल की रेट 50 रुपए किलो होती है तो वो खरीद लेता है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जेबी शे ने ये माना था कि जो वस्तु की कीमतें हैं वो लोचदार होती है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा तो कीमतें कम हो जाएगी, कम होने से उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से उनका यह भी मानना था कि मुद्रा एक तटस्थ की भूमिका अदा करती है। मुद्रा जो है आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती है, वह तटस्थ के रूप में कार्य करती है। और सामान्य रूप से उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति धन का संचय नहीं करता है, अर्थात जो भी उसको इनकम प्राप्त होती है उसको वह खर्च कर देता है। अगर वो बचाता भी है तो वो उस बचत को अपने यहाँ के नगद नहीं रखकर बैंक में जमा करा देता है और बैंक से कोई दूसरा व्यक्ति उधार लेकर उसको खर्च कर देता है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी इस प्रकार का नहीं होता है कि कोई इनकम कहीं जाकर रुक जाए, उसकी वजह से मांग कम हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी मान्यताएं उन्होंने मानी थी कि सामान्य रूप से सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।
बाजार में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जो मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। अगर किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो कीमत बढ़कर मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाता है। किसी समय किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा हो जाती है तो कीमत घटने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था स्वतः ही संचालित होती है, सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं किया जाता। इसी प्रकार से बाजार उनका ये मानना था कि बाजार विस्तृत होता है, तो अगर कोई फैक्ट्री या कोई उद्यमी प्रोडक्शन ज्यादा भी कर लेता है तो बाजार की साइज बड़ी होने की वजह से वह वस्तु बिक जाती है। और दूसरी उन्होंने एक चीज और ये मानी थी कि उनका जो ये नियम है वो दीर्घकाल में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही फैक्ट्री से उत्पादन हुआ और आज के आज ही बाजार में आते ही बिक जाएगा। उन्होंने ये कहा कि दीर्घकाल में जो भी वस्तु जितना भी हम उत्पादन करेंगे दीर्घकाल में शने शने सारा बिक जाएगा, कभी भी अति उत्पादन की समस्या पैदा नहीं होगी। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जेबीसे का जो नियम है वो ये बताता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है तो अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। अब थोड़ा सा हमको ये और डिस्कस करना है कि क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में यह लागू है। तो हम देखें कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। वहां ये जेबीसे का नियम पूरी तरह से लागू होता था। सपोज कीजिए किसी समय गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो गया तो पहले 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूं मिलता था, तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो 1 किलो चावल के बदले 3 किलो गेहूं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त उत्पादन है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रेट कम होने से, एक्सचेंज रेट कम होने से, विनिमय रेट कम होने की वजह से बिक जाएगा। तो जब हम बात करें कि वस्तु विनिमय प्रणाली की तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जेबीसे का नियम अक्षरतः लागू होता है। अब अगर हम मुद्रा प्रणाली की बात करें तो मुद्रा प्रणाली में सामान्यतः क्या होता है, व्यक्ति आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा लेता है। तो जेबीसे का इस बारे में यह मानना था कि व्यक्ति अपनी आय को कैश फॉर्म ऑफ द मनी, नकद मुद्रा के रूप में घर में नहीं रखेगा क्योंकि उससे उसको कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अगर व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ भाग बचा भी लेता है तो बैंक या किसी वित्तीय संस्था में ब्याज की आशा में जमा कराएगा। और कुछ दूसरे व्यक्ति हैं जो अपना उद्यम लगाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, अपना कार खरीदने के लिए, अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए या किसी भी कारण से जो पैसा ए व्यक्ति ने बैंक में जमा कराया है उस पैसे को बी व्यक्ति बाजार में बैंक से उधार लेकर वापस बाजार में ले आएगा। अर्थात वो उनका ये मानना था कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु का उत्पादन होता है तो जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है वहां उतने की उतनी मांग भी मार्केट में नहीं आती है। अगर 1 लाख रुपए की वस्तु नई मार्केट में आई है तो 1 लाख रुपए की मांग